लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान, जो कि एक बड़े एक्सपीरियंस्ड जो है वो सियासतदान माने जाते हैं। कई अरसे से पाकिस्तानी सियासत पर जो है वो छाए हुए हैं। बड़े क्रूशल टाइमिंग्स पे हम देखते हैं कि वो एक्टिव भी हो जाते हैं। इस वक्त जो है उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, जो हुकूमती लीडरशिप है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ से लेकर तमाम वज़रा जो हैं उन्होंने आज उसकी एक मजम्मत की है। इस पर जो है वो क्लासा साहब, मैं आपका भी व्यू चाहूँगी। मैं सुन रही थी कामरान मुर्तज़ा साहब को भी, वो कह रहे थे नहीं इसको इस तरह से ना लें, इतना इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, या माफ़ी भी उन्होंने कहा जो है वो मांगते हैं। लेकिन मौलाना का अभी तक कोई जो है वो बयान इस पर सामने नहीं आया है कि वो इस पर माफ़ी मांगते हैं या उनका जो है वो क्या भी हुआ या वो स्टैंड करते हैं अपनी इस बात पर जो कि उन्होंने की है। तो ऐसे हालात में जहाँ बलूचिस्तान में हालात कैसे हमारे सामने हैं, केपी में कैसे हैं, ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं, वाकई ये सिर्फ जोश खताबत में ये बयान निकल गया या फिर आप क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये बड़ा एक अहम सवाल है आपका। मौलाना साहब को मैं उनकी पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया है 2002 से, जब पार्लियामेंट बनी थी जनाब मुशर्रफ साहब की। अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे और नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, बेनजीर भुट्टो साहब भी नहीं थी, सारा मैदान खाली था और फिर मौलाना साहब जो हैं वो अकेले ही उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब की अपोजिशन जो थी तो उन्होंने अपोजिशन संभाल ली थी और अपोजिशन लीडर बनाए गए थे और खैबर पख्तूनख्वा में MMA की हुकूमत बन गई थी। सो दे वर कॉलिंग द शॉट्स। और मौलाना साहब के अपने वाले साहब जो हैं वो भी वज़ीर आला रहे हैं, खुद बहुत बड़े बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत के साथ, जो पहली हुकूमत थी उनके साथ पावर शेयरिंग की। सो मौलाना साहब को एक बड़ा सीजन्ड पॉलिटिशियन माना जाता है और मैं उनमें से नहीं मानता, जो मैंने कहा है तकरीबन 24 साल से तो मैं उनकी पॉलिटिक्स और कौमी असम्बली में देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, कभी कभार मुलाकात भी हो जाती है। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मौलाना साहब की कोई बात, एक लफ्ज भी कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकती। मैं कभी भी लीव अलोन दिस, ये जो उन्होंने इंतहाई अफसोसनाक बयान दिया, इसको एक साइड पे रखते हुए मैं नहीं समझता कि उम्र के इस हिस्से में आके इतनी सियासत करने के बाद फिर दिमाग आपका आपके कंट्रोल में आ जाता है। फिर आपका दिमाग वो पूछता है कि मैंने क्या सोचना है। ये आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी। बहुत ये कम लोग होते हैं और खसूसी तौर पर सियासतदान जो एक स्टेज पे तकरीबन जिन्होंने 20-25 साल गुजार लेते हैं ना पॉलिटिक्स में, फिर उनका दिमाग उनसे पूछता है जी सरकार क्या हुक्म है, हमने क्या सोचना है। जबान उनसे पूछती है जी हमने आप हिदायत दे, हमने क्या बोलना है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि आम आदमी की तरह जो दिमाग में है, जो जबान पे, नो मैं बाई करने को तैयार नहीं हूँ कि ये कुछ स्लिप ऑफ टंग होती है। वो अचकज़ई साहब ने कोई बात की हो, वो इन्होंने बात की हो, यहाँ पर ये होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की हो, या फिर इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, जितने भी हैं। मैं मतलब 24 साल के अपने पार्लियामेंट के, अगर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मैं उसकी बुनियाद पे कहता हूँ, ये जो बात भी कहते हैं बड़ी सोची समझी ही बात कहते हैं। इवन शहबाज शरीफ साहब बात बड़ी जौली सी बातें, वो जी नीचे डांग दे दो, वो नहीं था एक मुहावरा आया था कि अपनी उसके नीचे चारपाई के नीचे डांग फेरो, तो उन्होंने कह दिया था कि इसको डांग दो। तो बड़ा उससे हुआ किसने करेक्ट किया। मैं उसको भी ये स्लिप ऑफ टंग नहीं मानता। नो दे आर वेरी समझदार पीपल। मैं क्लेवर श्रूड कहूंगा तो लोग माइंड कर जाए, मैं समझदारी की हद तक रहे तो उन्हें पता होता है कि हमारे दिमाग से क्या क्या लफ्ज निकलना है। जो शहबाज शरीफ साहब को बात उल्टे शेर पढ़ देते हैं, लोग बड़ा हंसते हैं। नो, आई वॉन्ट बाई दैट। अच्छा, इतनी सारी और तकरीरें याद हो जाती हैं, एक दो लाइनों का शेर नहीं याद। मैं नहीं मानता ये बात है। तुर्की में जाके पढ़ा था उन्होंने ये शेर उल्टा, हर जगह वो करते हैं। वो यहाँ भी किया था, कौमी असम्बली में किया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनका, या पता नहीं साग डार साहब ने उनका ठीक किया। ये सारे ये जिमिक्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं। नो कमिंग टू द पॉइंट। आप जब इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी पे या क्यादत पे, मैं क्यादत पे कहूँगा ज्यादातर, तनकीद होती रही है। उनके पॉलिटिकल रोल पे तनकीद होती रही है। हमारे जैसे लोग भी करते थे और करते हैं, हमेशा से रही है कि जब आपकी टॉप आर्मी की ये किसी भी दौर में आएगी और पॉलिटिक्स में लाइकिंग डिसलाइकिंग आएंगी और अपनी ही मर्जी का बंदा लाएंगे, बिठाएंगे या कोई इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, तो डेफिनेटली तौर पर जो पॉलिटिकल रोल है आपका वो डिस्कशन में आएगा। अच्छा, वो इसलिए भी पॉलिटिक्स में आया कि जनरल जिया 10 साल रहे, डायरेक्ट थे आपके, आर्मी चीफ भी थे, सदर भी थे, जना अयूब खान जी थे, जना मुशर्रफ भी थे। सो जब आप इतने अंदर आ जाते हैं तो सो पॉलिटिकली तौर पर तो बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर हुकूमत भी बना रहे होते, आपकी अपनी पॉलिटिकल फोर्स भी कायम हो जाती, जो हमने यहाँ भी देखी। PMLQ बन गई थी वो, उसमें जना मुशर्रफ साहब दौर की। उससे पीछे जाए तो नवाज शरीफ साहब की वो बन गई थी, PML नवाज बन गई थी वहां पे उनके दौर में, या पीर पगाड़ा साहब वाली बन गई थी मुशर्रफ के दौर में। पीछे एज ए कन्वेंशन ये मुस्लिम लीग बन गई थी। तो वो प्रॉब्लम है
लेकिन आप अगर उन्हीं तक महदूद रहें तो बात समझ में आती है। आप जब एक सिपाही तक जाएंगे जिसने गन पकड़ी हुई है, जो आपके बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, जो ये सोच के खड़ा, उसके अंदर दो रीजन है। ये कहना कि वो तनख्वाह लेता है लिहाजा गोली खा ले, मतलब दैट्स वेरी, मतलब मौलाना साहब जैसे एक सीजन्ड आदमी से अब ये तवक्को नहीं करते। अब इतनी ज्यादा एक क्या कहना चाहिए बेहिसी का, वो भी किसी का बच्चा है भाई, वो भी किसी का बेटा है, किसी का खामिद है, किसी का भाई है, किसी का अजीज है, दोस्त है, इंसानी जान है, फ्लैश है। 1-2 लाख रुपए में कोई नहीं देता जान सर, अनलेस यू आर मोटिवेटेड टू डिफेंड योर मदरलैंड। अपनी आप मतलब गन उठाते होते हैं। मतलब मैं हमेशा कहता होता हूँ, इससे हट के दुनिया भर की बात करो, पाकिस्तान की नहीं, जो माँ मतलब अपने बेटे को ये सरहद पे भेजती है लड़ने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उससे बड़ी ब्रेव माँ कोई नहीं हो सकती, किसी की भी हो, लीव अलोन के हमारे पाकिस्तान की हो, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, वो मुसलमान हूँ, क्रिश्चियंस हूँ, वो अथीस्ट हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, हिंदूज हूँ, नॉन बिलीवर हूँ, कम्युनिस्ट, कोई भी हो। ये बड़ा हौसला चाहिए भाई साहब इस काम के लिए कि अपने बच्चे को गन दे के नोइंगली भेजें कि बॉर्डर पे जा रहा है, किसी वक्त भी उसकी कोई खबर आ सकती है। ये सूली पे लटके रहते हैं वालिदैन, ये जहन में रखें, सोते हुए पता नहीं कितनी दुआएं मांग के माँ सोती होगी। दुनिया की सबकी बातें कर रहा हूँ, मैं टॉकिंग एक्सक्लूसिवली अबाउट पाकिस्तान। एक सोल्जर की बात कर रहा हूँ। सोल्जर को ये कहना कि जनाब क्योंकि तू पैसे लेता है, अगर तू ये मारा जाता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये बेहिसी है, ये रुथलेसनेस है, ये बेरहमी है। और मौलाना साहब एक मजहबी लीडर भी हैं, ये जहन में रखें। मजहब में भी आपको कन्फेशन मतलब ये कंपैशन का कहा है कि इवन दुश्मन की फौज के अगर बच्चे भी पकड़े जाएं, कैदियों के भी हमारे इस्लाम में मतलब कितने ये प्रिजनर वार जो हैं, POW जो हैं, आपके प्रिजनर ऑफ वार हैं, उनके लिए कितने हकूक दिए गए हैं। आपका ये कहना, इससे पहले भी माजी में भी इस तरह की सख्त बातें हुई हैं, मुनव्वर हसन साहब ने कही थी। मैं अब उन्होंने तालिबान के हवाले से, हमारी भी मतलब फौज के हवाले से कोई ऐसी बातें की थी जो नहीं कहनी चाहिए थी। अच्छा, इसी तरीके से हम ये माजी में देखते, तनकीद होती रही, मैं फिर कहता हूँ, इमरान खान साहब भी करते रहे, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, बाकी भी करते रहे। लेकिन आप जब एक सोल्जर को ये कहेंगे तो उनकी मिलियंस ऑफ जो उनकी फैमिलीज के लोग हैं, आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप उनको ये बयान दे रहे हैं कि जनाब कि ये पैसों के लिए खड़ा हुआ है, इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, ये अपने वतन के लिए या अपने मजहब के लिए जान नहीं दे रहा। इससे बड़ी मेरा ख्याल है ज्यादती जो है ना मौलाना साहब नहीं कर सकते थे, उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। और अभी भी अगर वो सॉरी कहते हैं, माजरत कहते हैं, अल्फाज वापस अच्छा, कोई आया नहीं अभी तक कुछ भी ना, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई सॉरी नहीं आया। आपके ख्याल में कामरान मुर्तजा साहब आके डिफेंड कर लेंगे काफी होगा, या मौलाना साहब को जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा? अच्छा, वैसे मैं सुन रही थी कामरान मुर्तजा साहब को, वो शो में थे आज नदीम मलिक साहब के, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है मौलाना साहब की तनख्वाह वाली, तो ठीक है सब तनख्वाह लेते हैं और उसके बदले में जो है वो अपनी जिम्मेदारियां कुछ होती हैं, जैसे मैं लॉयर हूं, मेरी जिम्मेदारी है, वो मैंने चूज किया है, मुझे पता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। इसी तरह वो यही कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे थे कि सोल्जर को भी पता है कि उसका जो है वो कॉन्सिक्वेंस क्या है, और उसने जो है उसको भी इस बात की तनख्वाह जो है वो मिलती है। तो डिफेंड करना भी जो है, मुझे ऐसा लगा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो कोई माजरत नहीं आई, एक तरह से मौलाना साहब की जो भी बात थी उसको डिफेंड ही कर रहे थे। ये आपका लहजा आपका डिटरमिन करता है। मतलब आप मेरी कुलीग हैं, मैं आपके साथ मैं जिस लहजे में बात करूँ कि सेकंड में यू विल पिक इट कि मेरा मकसद क्या है, क्या मैं खुदा ना खास्ता कोई आपको डमीन कर रहा हूँ, कोई इंसल्ट कर रहा हूँ या अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये लहजा होता है, आपके लहजे से इवन दोस्तों को पता चल जाता है विद इन सेकंड क्या मजाक कर रहे हैं, सीरियस कर लें। आप जिस लहजे टोन में कह रहे हैं, क्या आप यही बात कह रहे हैं जो उन्होंने कामरान मुर्तजा साहब ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? आप उसको अप्रिशिएट कर, मतलब अप्रिसिएशन भी कर सकते होते हैं आप इनकी ना चीजों की। तनख्वाह तो फिर सारे लेते हैं, तनख्वाह तो महमूद अचकज़ई साहब भी लेते हैं, जिन्होंने कहा बलोचिस्तान में कि हर बंदा अपनी फौज बनाऊंगा मैं। मतलब इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, जो पोजीशन लीडर है हमारा वो कहता है जनाब कि अपनी फौज बना लें। जो आपका ये माजी के पोजीशन लीडर थे, सदारती इलेक्शन में लड़े थे, मतलब ये हो गया आप ये कल को वजीर आज़म भी बन सकते हैं। ये अपने ये जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो वो ये बातें कहेंगे अपने सोल्जर के बारे में कि अगर वो गोली से मारा जाता है या शहीद हो जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब अपनी मदरलैंड का। फिर आप ये कहते हैं कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान आए हुए हैं, आप वहां से डेर इस्माइल खान से इस्लामाबाद नहीं आ सकते, रात को चौकियां लगा लेते हैं, तो फिर कौन डिफेंड करेगा आपको? अब जरूर पाकिस्तान की ये जो हमारी क़यादत है, ये माजी की है, ये मौजूदा है, कहीं पे आप समझें कि कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल सेंस में, जरूर
आप उन पर बात करें, आपको मुलाकातों के मौके भी मिलते रहते हैं। हाँ। आम सोल्जर को ये कहना या उसको ये मैसेज देना, मतलब उन मुल्कों से पूछे, हम भी तनकीद करते हैं, फिर कह रहा हूँ, टीवी पे कह रहा हूँ, हम भी पाकिस्तान के हमारे एस्टेब्लिशमेंट के या आर्मी की टॉप लीडरशिप के पॉलिटिकल उन पे रोल पे हम भी बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, अपने शोज में किया भी बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देख लें, जिन मुल्कों की फौज नहीं है उनके हशर भी देख लें जनाब। मतलब बाज़ दफ़ा आपको यहाँ पे फौज की अब जरूरत होती है, आपको तालिबान हूँ, आपको और सेपरेटिस्ट हूँ, दुनिया भर में ये सबसे मुश्किल काम जो है ये आपको फौजी बनना है। और आप उनको अपनी फौजों को इस तरीके, फौजी को मैं कह रहा हूँ, फिर जो ग्राउंड पे गन लेके खड़ा हुआ है ना, उसके बारे में आप इस तरह बात नहीं करते, जो आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये कोई आम काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अपने बच्चे को फौजी बनाना, सोल्जर बनाना, वो गन दे के उसको बॉर्डर पे भेजना, ये दुनिया भर की किसी भी माँ के लिए, बाप के लिए आसान काम नहीं है।